नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह प्रैक्टिस क्लास यूपी टीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। आज का पहला प्रश्न है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो विकल्प में है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या फिर संध्या भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा संध्या भाषा या संध्या भाषा के नाम से साहित्य में प्रसिद्ध है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस संध्या भाषा का अर्थ प्रतीकात्मक एवं रहस्यपूर्ण भाषा के रूप में माना है। कुछ विद्वानों ने इस भाषा का अर्थ यह बताया है कि इसमें संध्या के समान अंधकार एवं प्रकाश का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो शुद्ध बताना है, तो इसका शुद्ध होगा ऑप्शन सी, आशीर्वाद। इस तरह से लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो कौन है जो द्विवेदी युग के कवि नहीं है? तो विकल्प में है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो द्विवेदी कौन से पूछ रहा है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहनलाल द्विवेदी। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1920 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और राम नरेश त्रिपाठी, ये तीनों लोग जो हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। लेकिन जो सोहनलाल द्विवेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रवादी काव्यधारा के कवि हैं, तो ये नहीं होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है, कौन है? तो विकल्प में है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो जो त्यागपत्र उपन्यास है यह जैनेन्द्र का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार का यह उपन्यास है त्यागपत्र। त्यागपत्र मृणाल नामक एक युवती के जीवन पर आधारित उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार के अन्य उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, व्यतीत। ये सभी जो हैं जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के में हिंदी के अध्यापक थे? कौन थे? तो विकल्प में है इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर सदासुख लाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदल मिश्र। लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दो लोग थे जिनका फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में नियुक्ति की गई थी। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान और लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। अगला प्रश्न है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो यह बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी लोगों को इसका उत्तर आ रहा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संत कवियों में कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो विकल्प में है दादू दयाल, रैदास, कबीरदास या फिर सुंदरदास। तो सुंदरदास जो हैं दादू दयाल के शिष्य थे। इन्होंने साहित्य दर्शन वेदांत पुराणों एवं व्याकरण का गंभीर अध्ययन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरदास जो हैं
सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे संत थे। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो कौन है भक्तमाल के रचनाकार? तो विकल्प में हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास या फिर जीवादास। तो भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। नाभादास जो हैं गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। राम भक्त कवियों में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है, कौन है? तो विकल्प में है भारत चित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियाँ या फिर शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों में व्यंग्यपूर्ण शैली का निखरा रूप मिलता है। इनका निबंध संग्रह है शिव शंभू का चिट्ठा। यह अत्यधिक लोकप्रिय निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। तो पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम बताना है। तो विकल्प में सर्ग, कांड, खंड या फिर अंक। तो पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम जो है खंड है। यह मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। इनकी अन्य रचनाएं हैं पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलानामा। ये सभी जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। तो रामधारी सिंह दिनकर हैं जिनकी जन्म शताब्दी कभी मनाई नहीं गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? तो विकल्प में है कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख या फिर तितली। तो आप सभी लोग जानते हैं चारुचंद्र लेख के लिए है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नाम काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास या फिर तुलसीदास। तो ये दोनों लोग तो होंगे नहीं, सूरदास और तुलसीदास में कन्फ्यूजन होता है। तो यह किसकी रचना है कृष्ण गीतावली? तो कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास जी ने की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, तुलसीदास। तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल इत्यादि। ये सभी जो रचनाएं हैं तुलसीदास की हैं। अगला प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इसमें जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। तो विकल्प में है भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ये गलत हो जाएगा, या पैतृक संपत्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, किसका होता है जुगुप्सा स्थायी भाव? तो जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, विभत्स
रस। अगला प्रश्न है, टकसाली भाषा कहते हैं, किसे कहते हैं टकसाली भाषा? तो विकल्प में है संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या फिर कृत्रिम भाषा को। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। हिंदी के मानक भाषा, शुद्ध भाषा या परिनिष्ठित भाषा के लिए टकसाली भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इसका सही उत्तर हो जाएगा परिनिष्ठित भाषा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प उसका पूरा दिखाते हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद या फिर आचार्य नरेंद्र देव, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ग्रामीण भाषा, ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश या फिर ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठित प्राकृत। तो अब भाषा परिवर्तनशील होती है, सभी जानते हैं आप लोग। 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यह ग्रामीण अपभ्रंश होती है, ग्रामीण अपभ्रंश है। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य यही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। यह जो फ्रेंच भाषा में लिखे थे गारसा द तासी ने, इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लाल लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंड मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, कहाँ से प्रकाशित होता था उदंड मार्तंड? तो यह जो है कलकत्ता से होता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार हैं, तो कौन है? तो राजा द्वय के नाम से विख्यात हैं राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो विकल्प में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं, तो कौन है? तो विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनाम दास का पोथा जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। यह ऐतिहासिक उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस सन में ग्रहण किया था? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1900 से इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के संपादक बने थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 है जो। अगला प्रश्न है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? तो विकल्प में है रागे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी, इनमें से कोई नहीं। तो नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन को बताना है। तो विकल्प में है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता या फिर समकालीन कविता।
तो नागार्जुन जो हैं प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ और भस्मांकुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है सिंहद्वार शब्द में समास है, तो कौन सा समास है सिंहद्वार में? तो विकल्प में है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं। तो सिंहद्वार शब्द में जो है तत्पुरुष समास होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर अरुण कमल। तो अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 अरुण कमल। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है, तो क्या नाम है राहुल सांकृत्यायन के बताना है? तो मेरी जीवन कथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनमें से कोई नहीं। तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा 5 खंडों में है, मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरी जीवन यात्रा, सेकेंड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो विकल्प में है 1933 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में या फिर 1935 ईस्वी में या फिर 1936 ईस्वी में। तो प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी में। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है लमही में सन 1880 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। इनके बचपन का नाम धनपत राय था मुंशी प्रेमचंद जी के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है अपनी जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प आगे हैं। तो विकल्प में है इलाचंद जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जहाँ तक पता है यह सभी को आ रहा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात हो रही है यहाँ पे। इन्होंने हिंदी कहानी साहित्य की, इनको जो है माइल स्टोन कहा जाता है। उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियों के नाम बता दे रहे हैं। उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और दूसरी है बुद्धू का कांटा, और तीसरा है सुखमय जीवन। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो विकल्प में है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या फिर अकविता। तो मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रयोगवाद के रूप में उदय हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए प्रगतिवाद के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न है दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो विकल्प में है रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। भीष्म पितामह एवं धर्मराज युधिष्ठिर के बीच संवाद के रूप में रचित है यह कुरुक्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो विकल्प में है रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रामविलास शर्मा जो हैं मार्क्सवादी आलोचक हैं, न कि ललित निबंधकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है, कौन है वो? तो जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव या फिर अमृत राय। तो प्रेमचंद्र ने हंस पत्रिका की स्थापना एवं संपादन किया था 1930 में, बनारस में से किया था। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, राजेंद्र यादव आदि ने समय समय पर हंस पत्रिका का संपादन कार्य किया है। हंस पत्रिका जो है कथा साहित्य की प्रतिनिधि पत्रिका है। तो संस्थापक का नाम बताना है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रेमचंद है संस्थापक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो विकल्प में है अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप या फिर युगधारा। तो साए में धूप काव्य कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, साए में धूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत के बताना है। तो विकल्प में है वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो वीरेंद्र कुमार मिश्र जो हैं नवगीत विधा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एवं आंचलिक उपन्यासकार है? तो यहाँ पे आंचलिक उपन्यासकार का नाम बताना है। तो राही मासूम रजा एक प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा लिखित आधा गांव संपूर्ण आंचलिक उपन्यास है, महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो यह सभी को पता है कि सोजे वतन है यह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस था? तो विकल्प में है खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो या फिर परमाल रासो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरपति नाल द्वारा रचित विशल देव रासो। अगला प्रश्न है, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण को बताना है। तो विकल्प में है रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा या फिर आश्रयवादी काव्यधारा। तो भूषण जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीतिबद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है, कौन है? तो विकल्प में है जन्मेजय का नाग यज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु या फिर लहरों के राजहंस। तो आप सभी लोग पता है लहरों के राजहंस मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है।
इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1963 में हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो विकल्प में है तुलसी, सूर, कबीर या जायसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कबीर को इन्होंने बहुत कम महत्व दिया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो विकल्प में है एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में या फिर एक व्यंग्यकार के रूप में। तो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं निबंधकार के रूप में विख्यात थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, निबंधकार के रूप में थे। अगला प्रश्न है, इन्होंने हिंदी साहित्य में मात्र 6 निबंध लिख के प्रसिद्ध हो गए थे। इनके निबंध हैं सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, कन्यादान। ये सभी जो है सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो विकल्प में है बड़े घर की बेटी, मिस पद्मा, ठाकुर का कुआं या फिर छोटा जादूगर। तो जो छोटा जादूगर कहानी है इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। यह मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, छोटा जादूगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो विकल्प में है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करने पे विकल्प नहीं दिख रहा है। विकल्प है संस्कृति के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद और राग दरबारी। तो किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक जो हैं रामविलास शर्मा हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3। इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तकें हैं प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, भाषा, साहित्य और संस्कृति। अगला प्रश्न है, अनंत शब्द की सही संधि होगी, कौन होगी? तो विकल्प में अन्न धन अंत, अन्न धन अंत, अधनंत या फिर अनन्न धन त। तो इसका सही उत्तर होगा अन्न धन अंत, ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको सीधे मिला देते हैं हम लोग। मंगलसूत्र किसकी रचना है? तो मंगलसूत्र प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है। तो इसको हम लोग मिलाते हैं। मंगलसूत्र जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है। इरावती जो है वह जयशंकर प्रसाद जी की है, इरावती। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर की है, इस तरह से। और तमस जो है भीष्म साहनी जी का है। ये क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध शब्द है शरद चंद्र, यानी, श्मश्रु या फिर कवयित्री। अशुद्ध शब्द चुनना है। तो जो शरद चंद्र अशुद्ध शब्द है
इसका जो शुद्ध रूप होगा ऐसे हो जाएगा, बता दे रहे हैं लिख के, विकल्प ये अशुद्ध है। अगर लिखना होगा शरत चंद तो लिखा जाएगा शरत चंद, इस तरह से लिखा है। अगला प्रश्न है, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है। तो दोहा के ठीक विपरीत छंद कौन सा है? तो विकल्प में है रोला, चौपाई, सोरठा या फिर हरिगीतिका। तो सोरठा मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम बताना है। तो जो अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो विकल्प में है कुंभन दास, सुंदर दास, नंद दास या फिर परमानंद दास। तो आप सभी लोगों को पता है कि सुंदर दास जो हैं अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ के ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में जो है 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह है, जिसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और 4 जो हैं विठल नाथ के थे। तो जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे उसमें थे सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विठल नाथ के 4 शिष्यों में थे नंददास, गोविंद दास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न देख लेते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो प्रथम पूछा गया है, तो प्रथम महाकाव्य हो जाएगा प्रिय प्रवास। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं, कौन हैं? तो विकल्प में है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो हारे को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा। रामधारी सिंह दिनकर की अन्य रचनाएं हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, रेणुका, नीलकुसुम, हुंकार, रसवंती। अगला प्रश्न है, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अज्ञेय की बात हो रही है, तो विकल्प में है सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्तलम, आंगन के पार द्वार। तो अज्ञेय जी को वर्ष 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कितनी नावों में कितनी बार काव्य रचना पर। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर पड़ा है? तो इसका सीधा सा उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार का नाम है, क्या नाम है? तो विकल्प में है मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। ये भी याद रखिएगा कि राग दरबारी उपन्यास विधा की रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 श्रीलाल शुक्ल का है। यह एक राजनीति पर कटाक्ष करने वाला व्यंग्यात्मक उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल के अन्य उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, आदमी का जहर, विश्रामपुर का संत इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है?
तो विकल्प में अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो अनल शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची है, न कि हवा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनल। अगला प्रश्न है मूक का विलोम शब्द होगा। तो मूक का जो विलोम होगा वो होगा वाचाल। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा है, क्या है यह? कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, एक उपन्यास है यह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? किसने की है? तो विकल्प में है कबीर, सूरदास, तुलसीदास या फिर जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में ठेठ अवधी का प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो पहले कौन आएगा? गबन, गोदान, सेवा सदन, 3 रचनाएं हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि गोदान इनकी आखिरी रचना है। तो यह क्रम हो जाएगा तीसरा, पहला और दूसरा। तीसरा, पहला और दूसरा, विकल्प 2 वाला सही हो जाएगा। ये पहले सेवा सदन है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, सेवा सदन का। फिर उसके बाद आता है गबन 1931 का है, ये 1931 में प्रकाशित था गबन। और गोदान 1936 का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम बताना है। तो यह सभी लोगों को पता है, यह मीराबाई की पंक्ति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए फटाफट हम कर दे रहे हैं। आलाखंड का दूसरा नाम है। तो आलाखंड यह जगनिक द्वारा रचित है। आलाखंड बी रस प्रधान काव्य है, इसका अन्य नाम परमाल रासो है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है? तो विकल्प में है ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेली और कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती है, वह बोली कौन है? तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो प्रथम कवि कौन है? तो कबीरदास तो होंगे नहीं, ये तो ऐसे ही कट गए। सूरदास भी नहीं होंगे, विद्यापति और सरहपाद में चुनना है। तो प्रथम कवि की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, सरहपा हैं। सरहपा इनको कहा जाता है, सरहपाद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली में, तो खड़ी बोली हिंदी में जो सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं वो हैं अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो विकल्प देख लेते हैं पहले।
इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। या फिर इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचना की है। और विकल्प चौथा है, इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो प्रश्न देखा जाए, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में एक विशेषता गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। विकल्प ए जो है यह गलत ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान हैं तो कौन है? तो विकल्प में है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, जगदीश शब्द में सही संधि होगा। तो जगदीश शब्द की संधि करनी है, तो जगदीश शब्द होगा जगत धन ईश, जगत धन ईश। तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, हलंतर लगा रहेगा जगत में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक भारतीय आत्मा जो है किसको कहा जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात के लेखक हैं कौन हैं? तो विकल्प में हैं मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या फिर नरेश मेहता। तो संशय की एक रात के रचनाकार नरेश मेहता हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो तार सप्तक का संबंध जो है यह अज्ञेय द्वारा संपादित पत्रिका थी तार सप्तक, जो सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। जो पहले न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शुद्ध शब्द होगा अभूतपूर्व। तो विकल्प दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? बाल्टी, तो बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से विदेशज शब्द है, तो इसका विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याकार नहीं है? प्रथम व्याख्याकार बताना है। तो भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार में है भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। तो जो क्षेमेंद्र है ये नहीं आते हैं इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, कालिदास की रचना रघुवंशम है, क्या है यह? एक खंड काव्य है, एक मुक्तक काव्य है या फिर एक गीत काव्य है या एक महाकाव्य है? तो रघुवंश जो है कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 महाकाव्य। इस महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं, जिसमें रघुकुल के 20 राजाओं का वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, दशरथ, राम और कुश का विशेष वर्णन किया गया है। 19 सर्गों में से सर्वाधिक जो है 6 सर्ग राम को समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी थी? हिंदी की पहली जीवनी,
हिंदी की पहली आत्मकथा या फिर हिंदी की पहली कहानी या फिर हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो बनारसी दास जैन जो हैं इन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था अर्ध कथानक। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, श्लेष अलंकार में ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रीतिकालीन कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प दूसरा। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम काव्य परिभाषा के प्रस्तोता हैं। तो किसने कहा था यह? तो पंडित राज जगन्नाथ ने, आचार्य भामह ने, आचार्य दंडी ने या फिर आचार्य विश्वनाथ ने। तो यह आचार्य विश्वनाथ का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, आचार्य विश्वनाथ का यह है परिभाषा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अगला प्रश्न है, रसों में संचारी भावों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? तो संचारी भावों की संख्या होती है 33। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प तीसरा। जो भाव रस की वस्तु या विचार का नेतृत्व करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या होती है 33। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया था? तो विकल्प में है कालिदास, भवभूति, माघ या फिर भास। तो भवभूति ने करुण रस की महत्ता को बताते हुए इसे रसराज घोषित किया था, एको रसः करुण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, भवभूति। अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम बताना है। तो परमाल रासो जगनिक की रचना है। तो विकल्प में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप है। तो कौन है पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप? तो पितरः हो जाएगा। तो विकल्प जो है तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा पितरः। अगला प्रश्न है, नीलोत्पल शब्द में समास है। तो नीलोत्पल शब्द का विग्रह करने पर होगा नीला है जो उत्पल। नीला है जो उत्पल। तो कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है यह, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। तो विकल्प में है धुआं, धुआं, संध्या, भत्ता, दावा। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? तो धुआं होता है, भत्ता मिलता है, दावा होता है, यह सब पुल्लिंग शब्द है। लेकिन संध्या होती है, तो यह क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्विज में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा।